द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल, हिंदी संस्करण। भाग 1। पैसों की मनोवैज्ञानिक समझ का परिचय। क्या पैसा कमाना ही समझदारी है या पैसे को सही तरीके से सोच पाना असली बुद्धिमानी है? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बावजूद कंगाल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग मामूली आय में भी अमीर बन जाते हैं? मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं, मानव मन का खेल है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम समझेंगे कैसे सोच, भावनाएं, धैर्य और आदतें हमारी आर्थिक सफलता तय करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहद प्रभावशाली किताब की पहली कड़ी। पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल। अध्याय 1। कोई भी दीवाना बन सकता है। हाउसल बताते हैं कि पैसे के मामलों में लोग अक्सर तर्क से नहीं, भावनाओं और अनुभवों से निर्णय लेते हैं। हम सभी का पैसे के साथ एक अलग रिश्ता होता है। किसी ने गरीबी देखी है, किसी ने अमीरी में पला है। इसीलिए एक जैसा निवेश फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता। आपका आर्थिक व्यवहार आपकी जीवन की कहानी से तय होता है, न कि दूसरों की सलाह से। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 2008 की मंदी के दौरान अपना सब कुछ खोया हो तो वो शेयर बाजार में दोबारा पैसा लगाने से डरेगा। लेकिन जिसने केवल बुल मार्केट, तेजी वाले बाजार देखा हो, उसे जोखिम कम ही महसूस होगा। व्यक्तिगत अनुभव बनाते हैं व्यक्तिगत रणनीति। हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। कोई अपने बचपन में पैसे की किल्लत देख चुका होता है तो कोई फिजूल खर्ची की दुनिया में पला बढ़ा होता है। इसलिए हाउसल बार बार कहते हैं, डोंट जज अदर्स मनी चॉइसेस बिकॉज यू डोंट लिव देयर लाइफ। सीखने लायक मूल बातें। 1। स्मार्ट बनो, लेकिन सामान्य व्यवहार को समझो। आप कितनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या कितना पैसा कमा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने व्यवहार को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं। Financial success is not a hard science. It's a soft skill where how you behave is more important than what you know. 2। भाग्य और जोखिम छाया में छिपे किरदार। कई बार हम सफलता का पूरा श्रेय किसी की मेहनत को दे देते हैं, लेकिन उसमें भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है। उसी तरह असफलता में भी सिर्फ गलती नहीं होती, हालात भी दोषी हो सकते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स और उनके मित्र पॉल एलन ने एक दुर्लभ स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस पाया जो अमेरिका के सिर्फ 1% स्कूलों में था। Success is a combination of skill, luck, and timing, and sometimes just being at the right place at the right time. अमीर बनने की बजाय लंबे समय तक अमीर बने रहना जरूरी है। अध्याय 2। क्यों ज्यादातर लोग अमीरी संभाल नहीं पाते। बहुत सारे लोग लॉटरी जीतकर, बिजनेस से या बड़े सौदों से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस अमीरी को बरकरार रख पाते हैं। Getting rich and staying rich are two different skills. पैसा कमाना एक खेल है, लेकिन उसे टिकाए रखना संयम, धैर्य और सुरक्षा की आदतों से आता है। ध्यान देने वाली बातें। पैसा एक भावनात्मक संसाधन है, सिर्फ भौतिक नहीं। हम अपने अनुभवों से पैसे को देखना सीखते हैं। दूसरों को जज न करें, हर किसी का आर्थिक संघर्ष अलग होता है। आपकी आदतें आपकी वित्तीय दिशा तय करती हैं। भाग 1 का निष्कर्ष। इस पहले भाग से हमने ये सीखा कि पैसे के प्रति हमारी सोच और व्यवहार हमारे जीवन अनुभव से बनते हैं। ज्ञान से ज्यादा जरूरी है विवेक और संयम। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी का पैसों को देखने का अपना एक अलग नजरिया होता है। अब आगे क्या आएगा भाग 2 में? अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे हमारी भावनाएं, ईर्ष्या, लालच और धैर्य पैसे के निर्णयों को आकार देते हैं। भाग 2। लालच, ईर्ष्या और धैर्य पैसे के इमोशनल पक्ष की परतें। भावनाएं, पैसा बनाने और गंवाने की असली वजह। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा बनाने का रास्ता भावनाओं से होकर जाता है, न कि सिर्फ लॉजिक से। हम सबको लगता है कि हम पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसों के मामलों में भावनात्मक रूप से रिएक्ट करते हैं, जैसे डर, लालच, ईर्ष्या, खुशी, डर का सामना करने की कोशिश या दूसरों से तुलना। लालच, कभी न भरने वाली भूख। अध्याय 3। कभी भी काफी नहीं होता। कितना पैसा काफी है? इस सवाल का जवाब ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक बार जब हम एक लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हम नया लक्ष्य बना लेते हैं। हम ज्यादा कमाने, ज्यादा दिखाने और ज्यादा पाने की रेस में लगे रहते हैं। The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. उदाहरण, राज 1 करोड़पति बन जाता है, लेकिन अब वो अपने उस दोस्त से ईर्ष्या करता है जिसकी कंपनी 100 करोड़ की है। अब राज का खुद पर संतोष नहीं रह जाता। सीख, लालच का कोई अंत नहीं होता। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी जरूरतें नहीं, हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। ईर्ष्या, दूसरों से तुलना की मानसिकता। अध्याय 4। दूसरों की जिंदगी का 1% देखकर हम अपना 100% जज करते हैं। सोशल मीडिया और आसपास की दुनिया हमें दिखाती है कि लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे उनका कर्ज, संघर्ष या त्याग कितना है। याद रखें, You're comparing your behind the scenes to someone else's highlight reel. उदाहरण, रवि अपने 9 से 5 जॉब से संतुष्ट था जब तक उसने अपने स्कूल फ्रेंड को इंस्टाग्राम पर यूरोप में छुट्टियां मनाते नहीं देखा। अब रवि दुखी हो गया बिना किसी कारण के।
धैर्य सफलता का असली मंत्र। अध्याय 5 कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि का जादू। हाउज़ल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा धीरे धीरे लेकिन स्थायी तरीके से बढ़ता है। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में लालच में गलत निर्णय ले बैठते हैं। Compound interest works best when left alone for a long time. उदाहरण, वॉरेन बफेट की संपत्ति का 90% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया, क्योंकि उन्होंने धैर्य और समय को अपना हथियार बनाया। पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं। हाउज़ल हमें ये याद दिलाते हैं। पैसा फ्रीडम के लिए है, दिखावे, तुलना और हावी होने के लिए नहीं। एक सवाल जो खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं पैसा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कमा रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? भाग 2 का सारांश। लालच और ईर्ष्या हमारे वित्तीय फैसलों को खराब कर सकती हैं। दूसरों से तुलना करने से केवल असंतोष और तनाव बढ़ता है। धैर्य और संयम सबसे जरूरी वित्तीय गुण हैं। पैसा जिंदगी का उपकरण है, जिंदगी नहीं। अब आगे क्या आएगा भाग 3 में। अगले भाग में हम समझेंगे कि निवेश कैसे सोच से जुड़ा होता है, सफलता का असली मतलब क्या है और क्यों धीमा और स्थिर ही असली विनर होता है। भाग 3 निवेश की मनोविज्ञान और धीमी जीत की ताकत। निवेश एक मानसिकता, न कि केवल गणित। मॉर्गन हाउज़ल कहते हैं, पैसा निवेश करने में सबसे बड़ी चुनौती नंबर या टूल नहीं है, बल्कि वो है मानव स्वभाव और धैर्य। आज हम बात करेंगे निवेश के असली रहस्यों की, जो सिर्फ मार्केट की चाल नहीं बल्कि हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके पर निर्भर करते हैं। धीरे चलो लेकिन टिके रहो। अध्याय 6 धीमा लेकिन स्थायी निवेश। हाउज़ल इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश में सबसे ज्यादा जरूरी है समय पर टिके रहना। ये जरूरी नहीं कि आप सबसे होशियार निवेशक हों, लेकिन अगर आप सबसे लंबे समय तक टिके रहें तो आप बाकी सभी को पीछे छोड़ सकते हैं। The longest game wins, not the flashiest. उदाहरण, एक ऐसा निवेशक जो सालों तक SIP करता है, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को सहता है, वो अंत में उस आदमी से आगे निकल जाता है जो ट्रेडिंग में बड़ी बड़ी चालें चलता है। निवेश में आपका खुद का रास्ता खोजिए। अध्याय 7 हर किसी की निवेश यात्रा अलग होती है। कोई शेयर में निवेश करता है, कोई म्यूचुअल फंड में, कोई रियल एस्टेट में, लेकिन इन सबके पीछे जो बात छिपी है वो ये कि हर इंसान की जोखिम उठाने की क्षमता और मानसिकता अलग होती है। You're not wrong to invest differently if it suits your nature. उदाहरण, अनीता को रिस्क पसंद नहीं तो वो FD और म्यूचुअल फंड चुनती है। राहुल जोखिम ले सकता है तो वो स्टॉक्स में पैसा लगाता है। दोनों सही हैं अपने नजरिए और मानसिकता के अनुसार। रिटर्न से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। हाउज़ल हमें बताते हैं कि हर साल ज्यादा रिटर्न पाना उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप घाटे के वक्त भी घबराएं नहीं और निवेश से भागे नहीं। निवेश का असली दुश्मन भावनाएं, लालच, डर, तुरंत फायदे की चाह, भीड़ के पीछे भागना। अगर आप 7 से 8% का स्थायी रिटर्न भी लंबे समय तक पाते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं बिना किसी लॉटरी या रिस्क के। बड़ा नुकसान हमेशा छोटी गलतियों से होता है। अध्याय 8 एक गलती और सालों की कमाई खत्म। हाउज़ल समझाते हैं कि बहुत बार हम एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जैसे एक झूठे स्कीम में पैसा लगाना या शेयर मार्केट के गिरने पर सारा पैसा निकाल लेना। Getting wealthy is one thing, staying wealthy is another. उदाहरण, कई लोग क्रिप्टो या स्टॉक्स में ऊंचाई पर निवेश करते हैं, फिर गिरावट में घबराकर बेच देते हैं। इससे उन्हें न तो रिटर्न मिलता है न ही अनुभव। मजबूत वित्तीय नींव दिखावे से नहीं बनती। हाउज़ल बार बार कहते हैं, धन असली है और दिखावा नकली। कोई व्यक्ति बड़ा बंगला, महंगी कार और डिजाइनर कपड़े लेकर घूमता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वास्तव में संपत्ति है। हो सकता है कि वो कर्ज में डूबा हो। सच्ची संपन्नता वो होती है जो सुरक्षित हो, जो स्वतंत्रता दे, जो मन की शांति दे। भाग 3 का सारांश। निवेश कोई शॉर्टकट नहीं, दीर्घकालिक खेल है। हर इंसान की वित्तीय यात्रा अलग होती है और वो वैध है। रिटर्न से ज्यादा टिके रहना जरूरी है। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर बड़ा नुकसान करवा देती है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, संतुलन और धैर्य में है। अब आगे क्या आएगा भाग 4 में। अगले भाग में हम बात करेंगे भाग्य, जोखिम और नियंत्रण की भूमिका पर। क्यों कुछ चीजें हमारी पकड़ में नहीं होती और हम इनसे कैसे निपट सकते हैं। भाग 4 भाग्य, जोखिम और नियंत्रण की सीमाएं। भाग्य और जोखिम वित्तीय जीवन के अदृश्य खिलाड़ी। मॉर्गन हाउज़ल इस बात पर गहराई से प्रकाश डालते हैं कि हमारी जिंदगी में जो वित्तीय परिणाम आते हैं उनमें से कई का कारण हमारी मेहनत नहीं बल्कि भाग्य और परिस्थितियां होती हैं। Never underestimate the role of luck in success and risk in failure. भाग्य का असर, सही जगह, सही समय। अध्याय 9 कभी कभी सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती। आपके कौशल, मेहनत और रणनीति का योगदान जरूर होता है, लेकिन अगर आप सही समय पर, सही जगह पर नहीं होते तो वही काम उतना फल नहीं दे सकता। उदाहरण,
बिल गेट्स ने अपनी हाई स्कूल में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके स्कूल लेकसाइड स्कूल में 1970 के दशक में ही कंप्यूटर की सुविधा थी, जो बहुत दुर्लभ था। Gates was brilliant, but also lucky. He had access no one else had. जोखिम का असर, हालात बदल सकते हैं कभी भी। अध्याय 10, एक छोटा बदलाव, बड़ा प्रभाव। कभी कभी परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं कि सबसे सफल व्यक्ति भी असफल हो सकता है। महामारी, मंदी, युद्ध, राजनीतिक बदलाव, ये सारे ऐसे जोखिम हैं जिनका कोई पूर्वानुमान नहीं। उदाहरण, एक अच्छे चल रहे बिजनेस को लॉकडाउन में भारी नुकसान हुआ। क्या वो बिजनेसमैन मूर्ख था? वो सिर्फ जोखिम का शिकार हुआ। आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं? हाउजल कहते हैं, Smart people learn to focus only on what they can control. आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आपकी बचत की आदत, खर्च का स्तर, जोखिम सहने की मानसिकता, निवेश का धैर्य, लालच और डर पर नियंत्रण। आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? मार्केट की चाल, महंगाई, ब्याज दर, वैश्विक घटनाएं। सीख, बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो हमारे बस में हैं। जोखिम का आकलन, जरूरी लेकिन कठिन काम। अध्याय 11, न दिखने वाला जोखिम सबसे खतरनाक होता है। हाउजल बताते हैं कि सबसे खतरनाक जोखिम वही होते हैं जो आपको दिखाई ही नहीं देते, जैसे आपकी सेहत अचानक खराब हो जाना, नौकरी का अचानक जाना, टेक्नोलॉजी का बदल जाना, किसी सेक्टर का अचानक गिर जाना। The biggest risks are always the ones no one talks about. बफर आपकी वित्तीय सुरक्षा की ढाल। हाउजल की सलाह है, अपने फाइनेंस में बफर रखें ताकि अनदेखी घटनाओं से निपटा जा सके। बफर का मतलब क्या? आपकी आमदनी का 10 से 20% बचा हुआ हिस्सा, 6 महीनों की खर्च की इमरजेंसी फंड, बीमा, जोखिम को समझकर निवेश का बंटवारा, डाइवर्सिफिकेशन। ये सब हमें मानसिक शांति और लचीलापन देता है। भाग 4 का सारांश। भाग्य का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना मूर्खता है। जोखिम हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी आता है, उसे समझना और संभालना जरूरी है। हमें अपने नियंत्रण के क्षेत्र को पहचानना चाहिए। बफर रखना किसी भी अस्थिरता में आपकी रक्षा करता है। हर परिणाम आपके प्रयास का ही नतीजा नहीं होता, हालात भी जिम्मेदार हो सकते हैं। अब आगे क्या आएगा भाग 5 में? अगले भाग में हम बात करेंगे धन और संतोष के रिश्ते पर। क्यों बहुत ज्यादा पैसा भी आपको सुखी नहीं बना सकता, और कैसे कम में भी ज्यादा पाने की कला विकसित की जा सकती है। भाग 5, संतोष, जीवन शैली और पैसों की असली समझ। ज्यादा पैसा इक्वल ज्यादा सुख? शायद नहीं। मॉर्गन हाउजल हमें लगातार याद दिलाते हैं कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है संतोष से जीना सीखना। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा हमें ज्यादा खुश करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हमारे अंदर संतोष की भावना नहीं है तो हम कभी भी शांति महसूस नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों न हो। संतोष, मानसिक अमीरी की असली कुंजी। अध्याय 12, इनफ कहना एक शक्ति है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप प्रगति न करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि कब रुकना है। उदाहरण, एक इंसान 10 लाख कमाता है और खुश है। दूसरा 1 करोड़ कमाता है लेकिन दुखी है क्योंकि उसका पड़ोसी 5 करोड़ कमाता है। Comparison is the thief of joy. Theodore Roosevelt. हाउजल की सलाह, अगर आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके लिए कितना काफी है, तो आप हमेशा किसी और की दौलत से खुद को मापते रहेंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जीवन शैली की दौड़, असली खुशी छीनने वाली। अध्याय 13, इनकम बढ़ती है तो खर्च क्यों बढ़ता है, जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा कमाते हैं, हम अपने जीवन की चीजें भी महंगी और बड़ी कर लेते हैं। छोटी कार, बड़ी SUV, 1 BHK right, pointing arrow 3 BHK. 500 रुपए का खाना, 5000 रुपए का डिनर। और हम सोचते हैं अब मैं ज्यादा खुश रहूंगा, पर असल में हमारा खर्च, तनाव और अपेक्षाएं सब बढ़ जाती हैं। You can't tell if someone is wealthy by what they spend. True wealth is what you don't see. आजादी, धन का असली उद्देश्य। अध्याय 14, सबसे कीमती चीज, समय पर नियंत्रण। हाउजल बार बार कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा लाभ ये होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के समय और फैसलों पर नियंत्रण पा सके। असली आजादी, क्या आप अपनी पसंद का काम कर पा रहे हैं? क्या आप बिना डर के छुट्टी ले सकते हैं? क्या आप मजबूरी में नहीं, चॉइस से जी रहे हैं? The highest form of wealth is the ability to wake up and say, I can do whatever I want today. गोपनीय संपत्ति, हिडन वेल्थ, खर्च से नहीं दिखती। अध्याय 15, जो खर्चा नहीं होता वही असली अमीरी है। कितना पैसा आपने खर्च किया, इससे आपकी असली आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगता, बल्कि जो आपने खर्च नहीं किया वही आपकी संपत्ति का असली संकेत है। उदाहरण, एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की कार खरीदता है लेकिन वो कर्ज में डूबा है। वहीं दूसरा व्यक्ति 10 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है लेकिन 5 करोड़ रुपए की FD रखता है। कौन अमीर है?
बचत की शक्ति बिना वजह भी जरूरी। हाउसल ये विचार देते हैं कि बचत सिर्फ भविष्य की योजना नहीं, मानसिक आज़ादी का प्रतीक है। बचत क्यों करें? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि मौके अचानक मिलते हैं और उनके लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा और आत्मसंतोष आपको दूसरों से आगे रखता है। कम में भी ज्यादा कैसे पाया जाए? हाउसल के सुझाव: दूसरों से तुलना बंद कीजिए, जरूरतों को सीमित कीजिए, काफी है ये भावना विकसित कीजिए। पैसा कमाने की वजह को पहचानिए, दिखावा नहीं, आजादी बनाए। भाग 5 का सारांश: संतोष पैसे की सबसे जरूरी मानसिक स्थिति है। ज्यादा इनकम के साथ खर्च न बढ़ाएं। असली अमीरी दिखावे में नहीं, सादगी, बचत और शांति में है। धन का असली उद्देश्य स्वतंत्रता और विकल्प चुनने की शक्ति। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वो आपकी असली संपत्ति है। अब आगे क्या आएगा? भाग 6 अंतिम भाग में। अंतिम भाग में हम इस पुस्तक का विस्तृत सार, लेखक की मुख्य सीखों का निचोड़ और जिंदगी के लिए दिए गए गहरे सबक को जानेंगे। भाग 6 अंतिम: सोच का परिवर्तन, धन की असली समझ और लेखक की अंतिम सीखें। अब तक के 5 भागों में हमने समझा कि पैसा केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि मानव व्यवहार और मानसिकता का खेल है। हमारी भावनाएं, धैर्य, लालच, डर निवेश निर्णयों में गहराई से शामिल होते हैं। भाग्य और जोखिम हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, और असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि संतोष, बचत और स्वतंत्रता में छिपी है। अब अंतिम भाग में हम लेखक मॉर्गन हाउसल की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को संक्षेप में दोहराएंगे, फिर जानेंगे पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो, और अंत में आपके लिए एक शक्तिशाली समापन संदेश होगा। पैसे के बारे में 20 कालजयी सबक, 20 टाइमलेस लेसन्स, हाउसल की पुस्तक के 20 अध्यायों का सार। 1. कोई दीवाना नहीं होता, सबका अनुभव अलग होता है। हर व्यक्ति पैसे के साथ अपने अनुभव से सीखता है। कोई गरीबी में पला है, कोई अमीरी में, इसलिए सबका दृष्टिकोण अलग होना स्वाभाविक है। 2. सिर्फ स्मार्ट बनने की नहीं, सही व्यवहार की जरूरत है। पैसे के खेल में बुद्धिमान व्यवहार सबसे ज्यादा मायने रखता है, न कि IQ या डिग्री। 3. धन संचय और धन का संरक्षण दोनों अलग कौशल हैं। धन कमाना एक बात है, उसे टिकाकर रखना दूसरी। इसके लिए संयम, डर और विवेक की जरूरत है। 4. भाग्य और जोखिम, दो अनदेखी शक्तियां। आपकी सफलता में भाग्य भी है और दूसरों की असफलता में भी कई बार केवल दुर्भाग्य होता है। 5. काफी है कहना सीखिए, कभी कभी खुद को रोकना ही सबसे समझदारी वाला निर्णय होता है। 6. धैर्य निवेश का असली इंजन है। ज्यादा पैसा जल्दी पाने की चाह में लोग गलत फैसले ले बैठते हैं, वहीं जो लोग टिके रहते हैं अंत में वही सफल होते हैं। 7. कंपाउंडिंग इक्वल जादू, धन धीरे धीरे चुपचाप बढ़ता है जब आप उसे समय देते हैं। 8. आजादी ही असली अमीरी है। पैसा तब तक अधूरा है जब तक वो आपको खुद के फैसले लेने की ताकत ना दे। 9. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इक्वल्स ट्रैप, इनकम बढ़ने पर जीवन शैली बदलने से संतोष नहीं मिलता, सिर्फ दौड़ बढ़ती है। 10. सादगी सबसे सफल रणनीति, कम में जीना सीखिए, ज्यादा कमाना आसान हो जाएगा। 11. दिखावा मत करो, बचाओ, जो दिखता है वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति वो है जो दिखती नहीं लेकिन आपके पास सुरक्षित है। 12. छोटा छोटा जोखिम, बड़ा बड़ा फायदा। हर निवेश में जोखिम हो, पर ऐसा जिसे आप सहन कर सके। 13. फोकस कीजिए, टालिए भीड़ के पीछे भागना। भीड़ में निवेश करना अक्सर घाटे का सौदा होता है। 14. अपने भविष्य को मत छोड़िए, तैयार रहिए। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और बेसिक सेविंग, ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। 15. अपने लिए पैसा बनाओ, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। पैसा कमाने की वजह अगर केवल दूसरों को दिखावा है तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। 16. हर निवेशक का रास्ता अलग होता है। अपनी मनोवृत्ति, लक्ष्य और समय को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाइए, न कि दूसरों को देखकर। 17. संभव है आप ठीक हो फिर भी नुकसान हो। मार्केट में सही निर्णय भी नुकसान में बदल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें। 18. पिछले अनुभव भविष्य की गारंटी नहीं है। हर वित्तीय परिस्थिति नई होती है, पुराने पैटर्न को आंख मूंद कर मत अपनाइए। 19. सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन सोच सही रखें। आपके पास सभी जवाब न हो, फिर भी अच्छा सोच और सही मूल्यों के साथ आप सफल हो सकते हैं। 20. पैसे की मनोविज्ञान, जीवन की मनोविज्ञान है। कैसे आप पैसे को देखते हैं वैसा ही आप जिंदगी को भी देखेंगे। पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा हो? मॉर्गन हाउसल इस किताब के माध्यम से हमें एक सवाल पूछने को प्रेरित करते हैं: क्या आप पैसा कमा रहे हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या आप पैसा कमा रहे हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए? ये सवाल ही तय करता है कि आप अमीर दिखना चाहते हैं या अमीर बनना। जीवन के लिए अंतिम सीख: पैसा आधार है, लक्ष्य नहीं। धैर्य, संयम और सादगी इक्वल्स लंबे समय की सफलता। संतोष इक्वल्स मानसिक अमीरी। स्वतंत्रता इक्वल्स असली सफलता। पैसा जितना चुपचाप जमा किया जाए उतना स्थायी होता है। सबकी फाइनेंशियल यात्रा अलग है, अपनी राह पर चलिए। वीडियो का आउट्रो। अगर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से आपने केवल एक चीज सीखी हो तो वो ये होनी चाहिए कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और व्यवहार का प्रतिबिंब है।
अगर आप चाहते हैं मानसिक शांति के साथ आर्थिक आज़ादी, तो मॉर्गन हाउसल की बातें सिर्फ सुनिए, नहीं जीवन में उतारिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुक इनसाइट हिंदी को, जहां हम किताबों को बदलते हैं जिंदगी में।